नमस्कार। न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी का बैटल तैयार है, कयासों का बाजार गर्म है। भाजपा चुनाव की तैयारी में अभी से लग गई है और कहा यह जा रहा है कि विरोधी ब्लॉक यानी कि इंडिया ब्लॉक भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी 403 में 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी लगभग तय कर लिए हैं। घोषणा उन्होंने नहीं की है, ना उन्होंने कोई डिस्कशन किया है, लेकिन जो जिताऊ कैंडिडेट है उनकी एक उन्होंने सूची बना ली है। रहा बात भाजपा की, तो भाजपा में तमाम सारी बातें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर के कारण भाजपा में कशमकश दिखाई दे रही है और उसी के चलते भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से तमाम सारे बदलावों का भी एक ब्लूप्रिंट बना चुकी है। दिल्ली से भी एक टीम 75 जिलों का दौरा कर चुकी है। उसने जितनी भी सीटें हैं उन सबका एक सीन खींच लिया है। लेकिन क्या 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 होगा आगे, इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव जी होंगे और संजय जी से बिंदुवार चर्चा भी करेंगे कि क्या वास्तव में सत्ता विरोधी लहर दिख रही है क्या, और भाजपा में इस तरह की कशमकश पहले कभी नहीं दिखी जो इस बार दिख रही है। संजय जी, कार्यक्रम में आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। जी नमस्कार। संजय जी, क्या आपको लगता है, वैसे तो बैटल तैयार है दोनों तरफ से, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, भाजपा में कम से कम दिख रही है, भाजपा के जो नीति निर्धारक हैं उनको ये दिख रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या वास्तव में है ऐसा क्या धरातल पर? जी राजेश जी, देखिए, जैसे ही बंगाल का चुनाव जब समाप्त हुआ उसके बाद जी पूरे देश में कहीं भी चुनाव कराने और चुनाव जीतने की जो एक स्पिरिट होती है वो बीजेपी में दिख रही थी। बीजेपी उमंगों से भरी थी बंगाल का चुनाव जीतने के बाद, और उसे लग रहा था कि अब किसी भी राज्य में कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसी भी स्थितियां हों, पार्टी को लेकर या सरकार को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी की है वहां हम चुनाव अगर अब कराते हैं तो जीतने की प्रबल दावेदारी हमारी होती है। लेकिन आप देखिए, बंगाल चुनाव के बाद से ही लगातार कई ऐसे मामले हुए जहां सरकार की छवि काफी निगेटिव गई। चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे सीबीएसई की जो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का मामला हो। ये दो मुद्दे ऐसे आए जिनमें युवा वोटर यानी यूथ जो वोटर है 18+ का, फर्स्ट या सेकंड जो वोट देने जाता है, वो वोटर ज्यादा नाराज दिखा है। और उसकी बात को लेकर काकरोच जनता पार्टी तक बन गई, उसने भी नीट का मुद्दा उठाया। धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक हटाया नहीं गया, ना उन्हें पद से हटाया गया, ना उनके विभाग बदल दिए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्रवाई बीजेपी को करनी चाहिए वो नहीं करने की वजह से लोगों में, खासतौर से जो यूथ है उसमें, और जिन परिवारों के ये बच्चे जुड़े होते हैं नीट से या सीबीएसई से, उन परिवारों के लोग भी कहीं ना कहीं उनमें बड़ा गुस्सा है। और हाल ही जो आज का एक जजमेंट है जिसमें टीजीटी अनिवार्य किया गया है, जो बेसिक और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं, जिनको ये था कि भाई 5 साल से ज्यादा की अगर उनकी नौकरी बची है तो उनको टीजीटी परीक्षा देके उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मोहर लगा दी कि अब ऐसा करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का एक, प्राइमरी और बेसिक शिक्षकों का एक बड़ा समूह है, वो आज बहुत ज्यादा नाराज है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी के जो ऊपर कहिए कि चिंतन मंथन होता है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि अगर नाराजगी दिन ब दिन कुछ और मुद्दों को लेकर बढ़ती है, जैसे पीछे आपने देखा ही कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनसे लोग नाराज थे, तो अगर इस तरह के 2-4 मुद्दे और आ गए तो समय पर अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर सुपड़ा साफ हो जाएगा यूपी में, और विपक्षी दल उसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में है भी। तो इन सब से बचने के लिए मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के दल में, जैसा आपने कहा कि एक टीम यहाँ पहले से ही सारे ही जिलों का विजिट कर रही है, सारे ही जिलों में हर सीट वार जो है वो मूल्यांकन कर रही है कि कौन सा विधायक जीत सकता है, कौन सा विधायक जो है बदलना पड़ेगा, किस सीट पर जो है प्रत्याशी बदलने पड़ेंगे, कैसे कहाँ की रणनीति तय होगी। अगर इन सब चीजों को वर्कआउट कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बनी टीम ने, तो निश्चित तौर पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चुनाव 3 महीने पहले भी हो सकते हैं। यानी कि चुनाव आयोग
अक्टूबर में अगर घोषणा करता है चुनाव की, तो निश्चित तौर पर नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा ही अनुमान है। और तमाम मीडिया हाउसों ने इसे माना भी है और कई बड़े अखबारों ने इसे आज लिखा भी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें सिर्फ हवा में नहीं है और राजनीतिक दलों में भी गहरी पैठ में वो हैं। इसी वजह से एक खबर ये भी है कि अखिलेश यादव ने 200 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं, सिर्फ उनकी औपचारिक घोषणा मात्र बाकी है। बाकियों पर भी कमर कसी जा रही है, क्योंकि बाकी जो बस्ती है उसमें जो अन्य दल है उनके साथ गठबंधन की जो स्थितियां होंगी, गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसकी वजह से कुछ मुश्किल आई है। लेकिन एक बात तो यही है कि एंटी इनकम्बेंसी यूपी में दिख रही है। संजय जी ने तमाम सारे युवाओं के नाराजगी का जिक्र किया है, लेकिन मैं आपको एक और जिक्र कर दूं। संजय जी, एक जिक्र और आपको करना चाह रहा था कि तेल के दाम लगभग लगभग 8 से 10 रुपए बढ़ गए हैं। डीजल के भी बढ़े, पेट्रोल के भी बढ़े, सीएनजी भी बढ़ी, पीएनजी भी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा है। और साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ी है वो भी अब शुरू हो गई है, आज जमीन पे आ रही है। महंगा सामान बिकने लगा है, महंगा सब कुछ और जो उत्पाद होते हैं वो भी होने लगे हैं। वो पब्लिक के बीच में, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, उसकी कम से कम खास नाराजगी दिख रही है। और एक विषय और आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिन पर आप थोड़ा अपना प्रकाश डालिएगा। ये महंगाई का परिप्रेक्ष्य तो है ही, जो कुछ भी है, लेकिन सोना चांदी को लेकर जो प्रधानमंत्री का आह्वान था, उसे लेकर भी ज्वेलर्स के कारोबारियों में खासी नाराजगी है। और उन घरों में भी नाराजगी है जहां पर शादियां हैं या प्रस्तावित शादियां हैं, वो लोग भी नाराज हैं कि अचानक क्या हुआ जब इस तरह की चीजें हो गई। और आप कह रहे हैं कि पुराना सोना लाइए और उसी से सब एक्सचेंज करके आप अपना काम चलाइए। इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, उसका जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव नहीं है, उसका इम्पैक्ट निगेटिव ही दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है ये मामला गहरा रहा है क्या नाराजगी का? हाँ बिल्कुल, आपने क्रमवार जो मुद्दे उठाए ना, कि महंगाई का मुद्दा, मैं आज ही बताऊं कि मैं जिस कंपनी का दूध मंगाता हूँ उसने भी 3 रुपए हम्म। रेट जो है कल ही से महंगे किए हैं। तो अमूल का हो, जी। पराग का हो, मदर डेयरी का हो, सारे दूध आप देखिए कि पिछले 1 महीने के दौरान 2 से 3 रुपए महंगे हो गए हैं। टोंड अलग है, फुल क्रीम अलग है, तो सब उसी अनुपात में उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। उसी तरह से सब्जियों के भाव बढ़ गए, उसी तरीके से खाद्य तेल, वो जिस भी कंपनी का आप सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं, सब में मैं जी। टिन जी। वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि 1 महीने पहले मुझे कुछ जरूरत थी। जी। तो टिन जो है, जो टिन वो 2100 2200 रुपए का था, वो 2400 2450 रुपए का हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई आपने मुद्दा उठाया, महंगाई तो साथ में दिखेगी ही, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल 7 से 8 रुपए बढ़ेंगे तो उसका सीधा सा असर जो दैनिक उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनको जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उस पर पड़ता है, और इसलिए वो महंगी होती है। गैस के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, और सीएनजी के हों चाहे एलपीजी के हों, या फिर जो आप देखिए जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम कितने बढ़ गए, 5 लीटर के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर तो देखने में मिल ही रहा है। की साथ प्रॉब्लम साथ है। में जी। एक ये भी जी। बात है कि जो आपने सोने चांदी की बात की है, सोने चांदी का आप देखिए कि हमारे दिग्गज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर एक कंपनी का ऐड कर रहे हैं सोने चांदी को लेकर, कि आप सोने चांदी को एक्सचेंज करिए, पुराना गोल्ड ले आइए। उसमें एक लाइन आती है कि जिससे हमारी सरकार को नया सोना आयात करने से बचे, हमारी सरकार बच जाए। यानी कि हम्म। सरकार के पास इसका मतलब कि ऐसा है कि वो नया सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है, वो आयात नहीं कर पा रही बाहर से सोना। इसीलिए लोगों को इस तरह की हिदायत दी जा रही है कि आप सोना खरीदने से बचें, और जब तक जरूरत ना हो तब तक सोना ना खरीदें, बल्कि पुराने सोने को लाकर या तो अपना जेवर बनवाएं या पुराना सोना लाकर और बेच दें मार्केट में, उससे सरकार को फायदा होगा। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रतिभूति होती है कि आरबीआई में भारत सरकार की तरफ से गोल्ड के रूप में रखी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं खतरा जरूर है। या तो सरकार ने सोने को आवश्यकता से अधिक गिरवी रख दिया है, या उसके अगेंस्ट में कुछ इस तरीके से पैसे लिए गए हैं जो सरकार खर्चे चलाने के काम आते हैं, और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सोना लोग ना खरीदें। अब इससे दो बातें हैं। एक, जो आपने कहा कि लोगों का शादी ब्याह है
लड़कियों की शादी है चाहे लड़के की हो, सोना खरीदना बड़ा ही जरूरी होता है, चाहे वो कम मात्रा में। और अब तो 1.5 लाख के ऊपर सोना बिक रहा है 10 ग्राम का। तो पहले आदमी 100 ग्राम 200 ग्राम तक सोने की खरीद करता था। अब अगर वो 20-25 ग्राम भी सोना खरीदने जा रहा है तो बजट 5 लाख के पार हो रहा है। तो एक बात तो ये थी उपभोक्ताओं की। दूसरी, जब सोना नहीं खरीदा जाएगा तो उनका क्या होगा? जो सोने के बड़े बड़े उन्होंने शोरूम खोल रखे हैं, उस पर इतने पैसे खर्च करते हैं, लाइट को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर बहुत खर्च होता है। एक स्वर्ण जो आभूषण का शोरूम होता है उस पर कर्मचारी होते हैं, उनकी तनख्वाह होती है, उनके परिवार जुड़े होते हैं, उनका भी पेट पालना होता है उसी तनख्वाह से। तो निश्चित तौर पर कटनी छटनी का दौर शुरू होगा। जो स्वर्ण के बड़े बड़े शोरूम है वो कटनी छटनी शुरू कर दिए हैं। कई दुकानों से हम्म, मेरा संबंध है और मुझे लगता है जी कि 20 से 50% कर्मचारियों को छटनी कर दिया गया है। और ये तो एक बात है, बाकी खर्चे में भी कटौती हो रही है। एक दुकान पे मैं गया था तो सारी लाइटें बंद थी, सिर्फ एक लाइट जल रही थी। उनको लगा कि ये कुछ खरीदने आए, तब वो जहां जिस जगह पे मैं बैठा उस जगह की ऊपर की लाइट जला दी गई। तो अब हम्म, इस तरीके से अगर उनको काम करना पड़ रहा है कि लाइट बचानी पड़ रही है, पानी बचाना पड़ रहा है और तमाम तरीके के खर्चे मीट आउट करने पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर उपभोक्ता और जो बेचने वाले हैं उनको भी उठाना पड़ रहा है। और इस सबका जो मुझे लगता है सामाजिक ताना बाना है, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो अछूते नहीं है। और सत्ताधारी दल को बखूबी पता है कि ये सब मुद्दे इस तरीके से समाज में तैर रहे हैं जो हमारे खिलाफ हैं। सिर्फ एक मुद्दा इनको लेके आता है मेन स्ट्रीम में, वो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा। तो ये कोई ना जी कोई रास्ता इस तरीके से अख्तियार करते हैं कि हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो हमारी झोली से कहीं और सरकने ना पाए। हिंदू मुसलमान के हम्म, मुद्दे को ये बिल्कुल अपनी झोली में टाइट करके रखते हैं और उसी मुद्दे को चुनाव के ऐन पहले इस तरीके से हवा में लहराते हैं कि वो जैसे वायरस टाइप में फैलता है। और इसी वजह से जो हिंदू वोटर है, क्योंकि मुसलमान तो इनको देता नहीं है, मानते हैं, लेकिन जो हिंदू वोटर हाँ है, जो नाखुश है, नीट से नाखुश है, सीबीएसई से नाखुश है, महंगाई से नाखुश है, सोने चांदी को लेकर नाखुश है, हर तरीके से वो नाखुश है। इनको गालियां देते हुए भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के एक मुद्दे पर जो हिंदू वोटर है वो कहीं ना कहीं इनको वोट करता है और जो सबसे बड़ी वजह बीजेपी की जीत में तब्दील होता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी इन सब चीजों को, जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी, और जो राज्य की सरकार है, सरकार के जो मुखिया हैं, उनको भी मुझे लगता है इस बात का आभास है। और यही वजह है कि समय से पहले चुनाव को लेकर चिंतन मंथन शुरू हो गया है। और अगर इस तरीके की चीजें बाजार में तैर रही हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी और समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में सरकार भी है और विपक्ष भी लामबंद हो चुका है। ठीक बात है संजय जी। ये एक दो दो तरह के सवाल हैं जो आम जनमानस के बीच में तैर रहे हैं। एक तो महिलाओं में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनकी किचन में या बातचीत में दिखने लगा है। अरे सब महंगा हो गया है, अब क्या होगा, अब हमारे बच्चों की शादी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बातें भी दिख रही हैं। और उनको शादियां अगर करनी है, उनका रिसेप्शन देना है, जो कुछ भी करना है वो भी महंगा हो गया है। और तमाम जो रिजॉर्ट्स हैं, तमाम होटल हैं, वो सब महंगे अभी से कर दिया है उन्होंने। उन्होंने पहले ही सारी चीजें बता दी कि भाई 15 से 20% हम हाइक करेंगे इसमें। अगर आपका पैकेज 10 लाख का था तो उसमें आप ये मान के चलें कि 12 से 13 लाख ये और 2 से 3 लाख रुपए का इंक्रीज और होगा। तो ये अमाउंट भी वो तकादा कर रहे हैं। जो तमाम जो शादियां तय हो गई हैं जिनकी, वो भी कर रहे हैं। आधी आबादी को लेकर तमाम नाराजगी है। दूसरा सवाल ये है कि नीट को लेकर प्रधानमंत्री भी बड़े कीन है, वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आजाद भारत में पहली बार किसी परीक्षा को इस तरह से देख रेख में प्राइम मिनिस्टर भी को भी आना पड़ा है? साफ है कि ना कि धर्मेंद्र प्रधान मानव संसाधन मंत्रालय अपना ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, जो उन्हें उनका काम है। क्या आपको लगता है इसका नीचे तक रिएक्शन दिख रहा है क्या? देखिए राजेश जी, बहुत साफ सी स्थिति है। पहले इसी पर आते हैं, नीट पर ही। अब जी नीट के मामले को लेकर इतने दिन हो गए, एक भी एक्शन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिखा है। आप मंत्री को छोड़िए, धर्मेंद्र प्रधान को छोड़िए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय जो लोग अभियुक्त के तौर पर पकड़े गए हैं, जिनसे साक्ष्य और सबूत मिले हैं, उनकी गिरफ्तारी के अलावा एनटीए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ।
एनटीए के हाँ। किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करना तो दूर, उसे हटाया तक नहीं गया। जहां से ये लीक का मामला होता है, उस जो इतना ज्यादा वो सेफ पॉइंट होता है, वहां पर जो लोग तैनात हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मेंद्र प्रधान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने से रहे। जब इन्होंने अजय मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें दोबारा टिकट दिया, जबकि कितने किसानों की हत्या की उसके बेटे ने थार चलाकर। तो जी। इस तरीके से बहुत ही स्थितियां, जो आपने कहा ना, महिलाओं के बीच में स्थिति साफ हो गई है कि ये सरकार हम्म। अपने लोगों को सिर्फ बचाती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं करती। अब प्रधानमंत्री जी अगर नीट की जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार हैं, तो उनको क्या जा रहा है? फिर तो धर्मेंद्र प्रधान को साइडलाइन कर देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से जिम्मा छीन लेना चाहिए। तब तो प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की आड़ में है तो चेहरा धर्मेंद्र प्रधान ही, शिक्षा मंत्री तो जी। वही है, और वही फिर परीक्षा की भूमिका में रहेंगे। क्या गारंटी है कि वही टीम है, वही एनटीए की टीम, वही एनटीए के लोग, वही शिक्षा मंत्री, और वही शिक्षा मंत्री के इर्द गिर्द जिन लोगों का नाम आया, तमाम ऐसे लोगों का जिनके साथ उनकी फोटो वोटो खींची है, तो ऐसे लोग अगर पकड़े गए हैं और फिर ये काकस काम करता है, तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि फिर से परीक्षा लीक ना हो जाए। तो साफ सुथरी परीक्षा की तो बात करना अब बेमानी हो गया है। आप देखिए, ठीक बात। आज के मुद्दे पे मैं आ रहा हूं, जो आपने महिलाओं की जी। बात की। मेरे घर में मेरी पत्नी के अलावा भी जितनी बहनें हैं, सब प्राइमरी और बेसिक में टीचर हैं। जैसे ही आज का सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया और लोगों ने अखबार पढ़ा, गुस्सा उनका चरम पर, इतना गुस्सा कि मैं हाँ। यहां बयान नहीं कर सकता। सीधा सा गुस्सा है। आप हाँ। सोचिए कितनी महिला शिक्षिकाएं हैं जो प्राइमरी में अध्यापक हैं, बेसिक शिक्षा में कक्षा 8 तक, जो जूनियर हाई स्कूल तक की होती है, उसमें अध्यापक हैं। अगर उनको, आप उनसे सारे काम भी ले रहे हो, एक तरफ आज मुख्य सचिव का यह भी बयान है कि जो लोग जनसंख्या उसमें जो है वो नहीं लग रहे हैं या जनगणना में काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनकी बर्खास्तगी की जाए, उनको खिलाफ एफआईआर कराई जाए। तो वही सब शिक्षक हैं जो स्कूल का भी काम कर रहे हैं, पठन पाठन का भी काम करेंगे। इवन पठन पाठन तो छोड़ दीजिए, उनसे कहा जाता है बच्चों को घर घर से पकड़ के लाइए, उनकी ड्रेस का इंतजाम करवाइए, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करवाइए, सब कुछ में तो वो लगी रहती हैं। उसके बाद आप कहेंगे 1 बजे के बाद अपने पति और बच्चों और सास ससुर इनको मत देखो, अब चलो तुम जनगणना करो, घर घर जाओ, और कम से कम हर सेंटर पे जहां उसका विद्यालय होता है, उससे 1 से 3 किलोमीटर तक की दूरी में जनगणना का कार्य सौंपा गया है। तो अब वो वहां जाए और जनगणना का कार्य करे 5 बजे तक, 6 बजे तक। इसके बाद वो अपने घर आएगी। तो सुविधाएं आप दे नहीं रहे हैं, कोई सहानुभूति कोई दे नहीं रहे हैं। ऊपर से ये भी कि अगर 5 साल से ज्यादा नौकरी है, 6 साल 7 साल बची है, तो परीक्षा दे के पास करो, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यानी कि ये ऐसी स्थितियां, ऐसा चाबुक आप चला रहे हैं, जो शिक्षक हैं प्राइमरी के, उनके ऊपर आपका इतना टाइट चाबुक है कि आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी आदेश दिलाते हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज आप पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि 2017 में ये कानून सरकार ने ही लागू किया है। तो सरकार ही तो कटघरे में खड़ी होगी। सरकार क्यों नहीं जाके विरोध करती है सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं शिक्षकों का पक्ष रखती है? हो सकता है कि ये भी एक चुनाव में माइलेज लेने की बात हो कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आया, हो सकता है कल को हम आप आज डिस्कस कर रहे हैं, कल को सरकार इसको कानून बनाकर पलट दे संसद में कि नहीं भाई, इनको मुक्ति दी जाती है, इनको कोई परीक्षा नहीं देनी है, और इसका बड़ा मैसिव लाभ चुनाव में लेने की कोशिश होगी। तो ये जो सरकार की पॉलिसियां हैं, लोग भी समझने लगे हैं। जब हम आप एनालाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी में शिक्षक हैं और जो लोग हैं वो नहीं समझते हैं। सरकार की पॉलिसी को वो भी समझ रहे हैं कि एक तरफ आपने लागू कराया, दूसरी तरफ आप लचर पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बातें करते हैं, इतनी सख्ती भरे लहजे में आदेश देते हैं। तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? फिर आप उनको ड्यूटी भी तमाम तरीके की सौंप देते हैं, चाहे वो जनगणना की ड्यूटी हो, चाहे अभी देखिए एसआईआर में सब शिक्षिकाएं और शिक्षक लगे हुए थे, कितनों ने आत्महत्याएं कर ली थी। तो इस तरीके की तपती हुई, आप कितनी धूप है, जून के महीने में कहते हैं कि कितनी धूप रहती है और कितनी गर्मी रहती है। तो इस धूप में, इस गर्मी में उनको घर घर जाकर जनगणना का कार्य अगर सौंपा गया है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। जितने भी प्रशासनिक अफसर होते हैं वो अपने चैम्बर में एयर कंडीशन बैठते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में रहते हैं, विजिट भी करते हैं, तो 10 मिनट के लिए उतरे, फिर गाड़ी में आ गए, उसी गाड़ी में बैठे वैसे वो दिशा निर्देश पारित करते हैं, या फिर कमरे से ही सारे काम चलाते हैं। अभी कितनी बार कहा गया है कि आप जनता के द्वार जाइए और लोगों की समस्याएं सुनिए, कौन सा अफसर जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। ये जो बेचारे जिनको ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, इनकी चाहे आत्महत्या से मृत्यु हो जाए
चाहे बीमारी से मृत्यु हो जाए, चाहे गर्मी से मृत्यु हो जाए, उसके प्रति कोई जवाबदेही सरकार की है नहीं। तो सरकार के प्रति जो गुस्सा है, मुझे लगता है, और वो महिलाओं का गुस्सा इस समय चरम पर है, क्योंकि उनके ही बच्चे नीट में मारे गए। मतलब नीट में धोखा खाने वाले महिलाओं को ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि माएं ज्यादा अपने बेटे बेटियों को प्रेरित करती हैं पढ़ने के लिए भी, उसमें हर तरीके से वो मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये क्षोभ अंदर तक झकझोरता है। दूसरा, सीबीएसई का मामला भी ताजा है। अब किसी बच्चे ने अगर कहा कि भाई पुनर्मूल्यांकन हो जाए, फिर उसने पुनर्मूल्यांकन में कॉपी को कह दिया कि ये तो मेरी राइटिंग नहीं है, दूसरे विषय की कॉपी से मैच हुआ, तो वाकई वो उसकी राइटिंग नहीं है। तो अगर वो इस तरीके की बात करता है, तो सरकार का एक जो इनका विंग है वो ये कहता है ये तो पाकिस्तान से प्रेरित है, ये देशद्रोही है। तो इस सरकार के पास तो सबसे बड़ा, इस पार्टी के पास एक मुद्दा है कि जो इनकी बुराई कर दे, जो इनकी खामियां उजागर करे, वो तो देशद्रोही हो गया। उसको सीधे समाज में देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता है। बाकी वही देशभक्त है जो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ प्रशंसा करता रहे, सरकार की सिर्फ प्रशंसा करता रहे। अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे देखिए कितने फुट की अभी नया बना है, और कितने फुट का नया गड्ढा हो गया, गाड़ियां कई पलट गई, कई बेचारे लोग जो है मरने से बच गए। अब उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि जिस कंपनी ने वो सड़क बनाई, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया, जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कमीशन मोटा खा के टेंडर पास किया और दिया, और कोई चेकिंग नहीं की, पेमेंट कर दिया, उन सबको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन जो आवाज उठा देगा कि अगर गंगा एक्सप्रेसवे पे 3 फुट का गड्ढा हो गया है, तो उसको कहेंगे ये पाकिस्तान प्रेरित है, ये देशद्रोही है। सड़क तो बहुत अच्छी बनी है, वो जरा सा कहीं गड्ढा हो गया तो इसको लेके ये इतना हाय तौबा मचा रहा है, ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। तो ये जो एजेंडा सेट करके चलते हैं, उस एजेंडे में अब मुझे लगता है दरार आने लगी है, क्योंकि इनको भी लगने लगा कि अब इस एजेंडे को भी मानने से लोगों ने इनकार कर दिया है। अब वो लोग नहीं है, क्योंकि इतने 13-13 लाख लोग बच्चे जो हैं वो सीबीएसई में पुनर्मूल्यांकन के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, तो वो सब देशद्रोही नहीं हो सकते, सब पाकिस्तान से प्रेरित नहीं हो सकते, और सब मुसलमान भी नहीं हो सकते। तो अगर हिंदू जी वोट आपको चाहिए और हिंदू लॉबी आपके खिलाफ खड़ी हो रही है, चाहे वो टीचर्स की लॉबी हो, चाहे वो युवाओं की लॉबी हो, चाहे वो बुजुर्गों की लॉबी हो, तो अगर इस तरीके से समाज में लोग खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको भांप लिया है सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी। और इसीलिए दोनों के बीच में ये चिंतन मंथन शुरू हुआ है कि समय से पहले अगर चुनाव करा लिए जाएं, तो हो सकता है कि इज्जत भी बच जाए और सरकार भी बच जाए और पार्टी को सत्ता भी मिल जाए। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर जो फोकस है वही है सरकार का, और विपक्ष भी इन सब चीजों को समझ रहा है। इसीलिए वो भी इस काम में लग गया है कि अब अगर समय से पहले चुनाव होता है, तो कैसे ये सब मुद्दे जो अभी तैर रहे हैं उसको चुनाव तक कैसे बनाए रखा जाए। हालांकि ये विपक्ष के लिए चुनौती होगी, लेकिन देखना होगा कि क्या इन सभी मुद्दों पर वो घर घर युवाओं और तमाम लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में जाके इसी मुद्दों के बल पे क्या वो वोट बटोरने में कामयाब हो सकती है। संजय जी, ये अभी बेतवा पुल गिर गया, निर्माणाधीन बेतवा पुल का एक हिस्सा गिर गया है, उसमें 6 लोग मर भी गए, कई लोग घायल भी हैं, वो जी एक अलग पहलू हो गया। लेकिन संजय जी, इन्हीं सब आशंकाओं, इन्हीं सब पर को लेकर डर, जो संशय है, उसी को लेकर भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की एक तैयारी की जा रही है, और वो जातीय पृष्ठभूमि से लवरेज होगी, यानी कि जातीय समीकरण को पहले देखा जाएगा, तब बदलाव किया जाएगा। क्या आपको लगता है इसका कोई इनको लाभ मिलने जा रहा है? और दूसरा, आज भी यूपी का ब्राह्मण अब भाजपा से अभी भी नाराज है, उसको संतुष्ट करने की कोई भी कोशिश इनकी अभी तक नाकाम हुई है। क्या आपको लगता है ये गहराया मामला होगा इनके लिए? हाँ बिल्कुल, जातीय परिप्रेक्ष्य में राजेश जी आप देखिए कि हाल ही का मामला आप जौनपुर वाला उठा के देखिए कि जिसमें वो दूल्हा आजाद बिंद की मौत हुई। उस मामले में जी। इन्होंने यादव समुदाय के रवि यादव का एनकाउंटर किया। सीधे सीधे परिवार हम्म। वालों का भी और समाज के लोगों का भी आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, जो उसमें 2 विंद और भोले राजभर और शोले राजभर हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश चल रही है कि उनको सरेंडर करा के जेल हम्म। भिजवा दिया जाए, उनके ऊपर एनकाउंटर की कोई क्रिया ना हो, उनका घर ना नेस्त नाबूद किया जाए, बुलडोजर की कार्रवाई ना हो। इससे मुझे लगता है कि जो दूल्हे की बहन और उसके परिवार के लोग थे या उस समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं। तो बीजेपी के दलित वोट बैंक में भी एक बड़ी सेंधमारी हो सकती है। ये अगर अभी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पॉलिटिक्स को समझते बखूबी हैं, लेकिन अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं
इनके उस पे चलते हैं समर्थन में, तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान भी उठा सकता है। दूसरे, यादव 10 से 12% कहा गया था कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यादव खिसक कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं यादव समाज के लोग इस रवि यादव के एनकाउंटर को लेकर, और जो एकजुटता यादव समाज में दिख रही है, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उसे समाजवादी पार्टी के तमाम यादव नेता और अखिलेश यादव स्वयं उसे हवा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़े वोट बैंक का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में दलित और यादव के रूप में खोना पड़ेगा। क्योंकि ये माना जाता था कि अगर यादव का 10-12% वोट बीजेपी के पास आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत में जो है वो एक बड़ा आंकड़ा शामिल हो रहा है। लेकिन अगर वो वोट छिटक गया और दलितों के वोट बैंक से भी कुछ खिसक गया तो निश्चित तौर पर इनको वोट बटोरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जीत हार आप भी जानते हैं कि 3-4% के वोटों से तमाम सीटें एक पार्टी जीत लेती है, तमाम सीटें एक पार्टी हार जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब खामियां जो अभी दिख रही हैं वो अगर कंटिन्यूअसली, अब विपक्ष कितना लामबंद होता है और कितनी ताकत से अखिलेश यादव या तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो राहुल गांधी हो कांग्रेस से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग जो यहाँ पर इनके साथ में बने हुए हैं, ये सभी नेता किस तरीके से इन मुद्दों को लगातार बनाए रखने में कामयाब होते हैं। क्योंकि मैं बार बार इस बात को इसलिए दबाव दे रहा हूं कि अगर ये मुद्दे, जी। चूंकि आप जानते हैं कि समाज में कोई भी मुद्दा 10 से 15 दिन तक ही रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, दूसरे मुद्दे आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस काम में बहुत माहिर है। वो देखिएगा चुनाव तक वो ऐसे ऐसे पॉजिटिव अपने समर्थन में ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आ जाएगी कि विपक्ष के तमाम ये मुद्दे जो अभी तैर रहे हैं ये सब गायब हो जाएंगे। तो बड़ी हम्म। चुनौती है विपक्ष के सामने कि इन सभी ऐसे मुद्दों को, जिससे समाज के लोग सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहें, इन मुद्दों को जिंदा रखना या इन मुद्दों को कायम बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। और अगर इस चुनौती में विपक्ष कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर वो जल्दी भी होंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है। ठीक बात है। संजय जी, एक आखिरी सवाल, फ्री बीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ी इस बार यूपी में कुछ ज्यादा देखने जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो फ्री की रेवड़ी अभी चल रही है, अभी तो केंद्र सरकार की ही ज्यादा रेवड़ी चल रही, चाहे वो राशन हो, चाहे वो तमाम अन्य योजनाएं हो जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं या सरकार से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं योजनाओं पर अमल ज्यादा है। राज्य सरकार की योजनाएं बहुत कम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब राज्य सरकार, चूंकि राज्य का चुनाव होगा, तो राज्य सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके की जा रही है कवायद कि तमाम बेरोजगारी भत्ता बांटने की बात हो रही है, तमाम तरीके से जो पहली वोटर बनती हैं 18+ लड़कियां, उनको मोबाइल और ये सब तो चीजें पहले से चल रही है, लेकिन कुछ और बड़ी चीजों का वादा करने की बात चल रही है कि ये भी दिया जाएगा। शिक्षा अभी तक इंटर में मुफ्त थी, हो सकता है उसे ग्रेजुएशन लेवल तक मुफ्त कर दें। तमाम टेक्निकल एजुकेशन में हो सकता है कुछ चीजें ले आए ये कि ये सुविधाएं देंगे या इन चीजों में छूट देंगे। अब कैसे कैसे सरकार रेवड़ियों पर बात कर रही है या बन रही है बातें, उसको लेकर जब चुनावी एजेंडा इनका आएगा सामने तो उसमें साफ होगा कि किस तरीके की ये चीजें हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सभी सरकार नहीं, विपक्ष की पार्टियां भी मुफ्त की रेवड़ी का एजेंडा लेकर आएंगी। लेकिन चूंकि सरकार पर भरोसा इसलिए होता है कि सरकार में रहते हुए अगर सरकार चुनाव में जा रही है और वो अगर मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा करती है तो उस पर लोगों को ज्यादा यकीन होता है कि भाई कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ और करेंगे। जैसे अन्य राज्यों में अभी देखिए महिलाओं के खाते में तमाम तरीके से कहा गया कि 3,000, 9,000, 12,000 रुपए सब में दिए गए उनके खातों में, और इससे एक बड़ा वोट बैंक उनको हासिल भी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अगर 5-6 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डायरेक्ट घोषणा कर देंगे कि 3 महीने पे या 2 महीने पे हम आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी लेकर ही वोट देने की मुझे लगता है एक आदत सी बन गई है, परंपरा सी बन गई है। कोई इस पर जाना नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। वो जब उस सिस्टम में जाता है, जब उसको स्वास्थ्य की जरूरत होती है और मिल नहीं पाता है, तब वो गालियां देता है। एजुकेशन जब उसके बच्चे को मिल नहीं पाता, उसके हाथों से नौकरियां छीनी जाती है, तब उसको उसका दर्द का एहसास होता है। लेकिन जब वो पैसे पा जाता है चुनाव के समय में तो उसे कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ वो पैसा दिखता है और उसके बदले में वोट दे आता है। तो ये जो राजनीति इस तरीके की चली है वो विपक्ष भी करेगा, लेकिन विपक्ष पर लोगों को मैंने कहा भरोसा कम होगा, क्योंकि विपक्ष जब सरकार में आएगा तभी दे पाएगा। और सरकार तो सरकार है, वो दे ही रही है, और वो अगर बढ़ा के देने का वादा कर देगी तो मुझे लगता है उसको माइलेज ज्यादा मिलता है।
तो इस तरीके की स्थितियां हैं और रहेंगी भी। अब देखना ये होगा कि कितना कामगार होता है। जो अभी फिलहाल जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उत्तर प्रदेश की दोनों के खिलाफ है। माहौल बिल्कुल खिलाफ। आप देखिए हर आदमी नाराज है। रेहड़ी लगाने वाला हो, पटरी लगाने वाला हो, पढ़ने वाला हो, शिक्षा पाने वाला हो, शिक्षा देने वाला है, या फिर इलाज कराने वाला, इलाज करने वाले। अब डॉक्टर भी नहीं खुश हैं। डॉक्टरों के ऊपर इतनी इन्होंने जी बंधन बना दिए हैं कि ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई कर देंगे, इतनी जवाबदेही तय कर दी। अभी हमने आपने बिजली पर एक बार किया था तो उसमें था नहीं कि बिजली विभाग के लोग ये कह रहे हैं कि जेई जो है अगर वो फीडर फूक जाता है, इतने घंटे में नहीं होता है तो उसके सर तनख्वाह से पैसे काट लिए जी जी जाएंगे। जी। यहाँ तक का एक मामला है कि एक जेई की तनख्वाह अस्सी संजय पचासी जी, हजार पर उसमें से 55,000 कटौती हो गई। मुझे तो लगता ये है सब नेट की मुद्दे इस प्रॉब्लम तरह है अगर आपकी। बने रहते हैं तो सरकार को नुकसान हम होगा। ये लगता है कि जो अभी तक का मामला चल रहा है उसमें एक बात तो ये तय हो गई है कि फिलहाल जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें भाजपा को इंडिया ब्लॉक से लड़ना पड़ेगा। आसान जीत नहीं होगी। यानी कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक पंडित कह रहे हैं नेक टू नेक लड़ाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 60-40 की लड़ाई है। लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव घोषित हो जाएंगे उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन लगभग लगता है कि यूपी का चुनाव भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है, वॉकओवर नहीं मिलेगा लगता है। आपकी क्या राय बनती है, बहुत संक्षेप में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राजेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। वॉकओवर कतई नहीं मिलने वाला है, बहुत टफ होगा। देखिए योगी जी का पहला चुनाव समाजवादी पार्टी 44 सीट पे सिमट गई, लेकिन दूसरे चुनाव में 111 सीटें आई, तो सीटें उसी की बढ़ी है, इनकी कम हुई। लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। तो आप ये मत समझिए किसी को कम आंकना बहुत ही बेईमानी होगा समय से पहले। और मुझे लगता है जिस तरीके से अब माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से सरकार की नाकामियां हैं, पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक जो 5 चीजें हैं, इन सभी पर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। कुछ भी ऐसे 12 से 13 सालों में इस तरह नहीं हो पाया है। केंद्र की तो 12-13 साल की सरकार हो गई, यहाँ भी 10 साल पूरे ही होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का काम कर दिया है इस सरकार ने कि जहां पर एक सेक्टर में तो मजबूती आई गई, कोई प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने कोई बदलाव या कोई बड़ा विकल्प नहीं तैयार किया। स्वास्थ्य में तमाम मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोल दिए, कहने को तो हमें लगता है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया। उसके बाद भी आप देखिए, आप कानपुर बैठे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, इलाहाबाद वाले बनारस से पूछिए, सारी भीड़ महानगरों के मेडिकल कॉलेज या महानगरों के जो बड़े मेडिकल संस्थान है वहां पर सारी भीड़ होती है। छोटी जगहों पे सीएससी पीएससी पे आपने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी सीएससी पीएससी में ना तो डॉक्टर है, ना टेक्निकल स्टाफ है, ना कोई तकनीकी सेवाएं हैं, ना एक्सरे मशीन है, ईसीजी है, कुछ भी नहीं है। तो सीएससी पीएससी आदमी जा नहीं रहा है तो वो भागा भागा कहाँ आएगा? जिला अस्पताल। और जिला अस्पताल वाले जब क्रिटिकल कंडीशन होती है हाथ खड़े करके उसे रेफर कर देते हैं कि जाओ भाई तुम पीजीआई जाओ, जाओ तुम मेडिकल कॉलेज जाओ। तो ऐसी स्थितियां अगर बनी हुई हैं तो आप किस तरीके से दावे करते हैं? आपके सारे दावे खोखले हैं। जब उन मेडिकल कॉलेजों में इलाज नहीं है, स्टाफ है नहीं, डॉक्टर है नहीं, दवाएं है नहीं, तकनीकी सुविधाएं है नहीं, तकनीशियन नहीं है, तमाम ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो पूरी नहीं बनी। सिर्फ बिल्डिंग देखने से क्या करेगा आदमी? बीमार आदमी को इलाज चाहिए, वो जाके बिल्डिंग के नीचे थोड़ी खड़ा होगा कि एसी की ठंडी हवा आ रही, भाई तो इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ। ठंडी हवा तो आ रही है। तो ठंडी हवा गर्मी में खाने के लिए जिनको कुछ नहीं हुआ उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो सांस लेने में जिसको दिक्कत है वो ठंडी हवा खा के क्या करेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सभी मुद्दों पर जो दैनिक उपभोग की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, उन सभी मोर्चे पर कहीं ना कहीं मुझे तो सरकार पूरी तरह से विफल दिखाई देती है। अब सरकार चाहे जितने दावे करे, चाहे जितनी बातें कर ले, लेकिन स्थितियां बड़ी साफ हैं और हर आदमी उसको महसूस कर रहा है। सिर्फ आप मुद्दों को गायब करके हिंदू मुसलमान के मुद्दे को आगे रख के कितने चुनाव जीतते हैं, ये भी आगे आने वाला तय करेगा वक्त। ठीक बात है संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक साफ गोई से हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और आपने अपनी बात रखी है बिल्कुल। जो धरातल पे जो मर्म है जनता का वो हमसे आपने साझा किया है। इसी तरह हम अन्य विषय पे भी लगे रहेंगे और अब तो पॉलिटिकल जलसा हर दिन इस यूपी में होता रहेगा। हम लोग रोज मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा बहुत सारी बातें संजय जी ने कही हैं। फिलहाल सरकार के लिए अगर विन विन सिचुएशन नहीं है, सरकार को खासा मतलब कवायद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जीत उनके लिए मुमकिन हो पाएगी। अन्यथा उनके लिए डगर
मुश्किल तो दिख रही है। धन्यवाद।